नमस्कार। सियासी दंगल में कौन किसे पटखनी देगा, इसका खुलासा 8 अक्टूबर को होने वाला है। लेकिन दाव पेच को बारीकी से अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें आपको काफी हद तक साफ नजर आएंगी। आपका पसंदीदा चैनल भारत 24 सियासी खबरों का एक्सरे आपके सामने रख रहा है। इस खास पेशकश के जरिए हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि सियासी अखाड़े का एक एक दाव पेच आपको समझाएंगे। चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा में है, लेकिन चर्चा पूरे देश में। और हो भी क्यों ना, ये साल दरअसल है चुनावी साल। शुरुआत भी सियासी संग्राम से और जाते जाते भी सियासी घमासान। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्सरे। और शुरुआत करते हैं हरियाणा से। हरियाणा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज चौथी और अंतिम रैली पलवल में की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को ठगी की लत लग गई, उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए। कांग्रेस ने हिमाचल में झूठ बोला और अब हरियाणा में झूठे वादे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टी दलित विरोधी है। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में दो बार हरवाया। उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। ये मोदी ने हरियाणा चुनाव की आखिरी रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में हुड्डा की सरकार भी थी तब किसानों के घर में ₹2 मुआवजा का चेक पहुंचा, जबकि बीजेपी सरकार हजारों रुपए की सम्मान निधि उनके बैंक खातों में पहुंचाती है। कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। कांग्रेस ने, ये पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, कांग्रेस ने हिमाचल की बहनों और नौजवानों को भी ऐसा धोखा दिया है, हिमाचल कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने, जैसे यहां हरियाणा में कांग्रेस वाले अनाप शनाप बोल रहे हैं ना, ऐसा ही उन्होंने हिमाचल में किया था। कांग्रेस को हिमाचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस को ठगी की लत लगी है। वो अब कांग्रेस वाले हरियाणा वालों को भी वो ठगी की लत के कारण अब झूठे वायदे बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पलवल की रैली में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की नीयत में ही खोट है। कांग्रेस हरियाणा के नौजवानों के हितों के खिलाफ है। यहां बीजेपी ने तकरीबन 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी और वो भी बिना पर्ची और खर्ची के। हजारों कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिली है। कांग्रेस वाले फिर वही पर्ची खर्ची सिस्टम हरियाणा में वापस लाना चाहते हैं, आप पर थोपना चाहते हैं। लूट खसोट का बंटवारा अभी से ही शुरू हो गया। इनकी नसों में भ्रष्टाचार भरा है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस के समय में या तो दामाद मालामाल हुआ या तो दलाल मालामाल हुए। कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में यहां जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए हैं, या तो दामाद जी मालामाल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पलवल की रैली में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के धोखों को गिनवाऊंगा तो कई दिन निकल जाएंगे। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस ने देश की रक्षा करने वाले फौजियों के साथ धोखा किया। कांग्रेस ने उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी। मैंने रेवाड़ी में 1 रैंक 1 पेंशन देने का वादा किया, हमने इसे लागू किया। फौजी परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए। मोदी के लिए फौज की प्राथमिकता सबसे बड़ी है, फौज का सम्मान सबसे बड़ा है। कांग्रेस से हम इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। कांग्रेस देश की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस के धोखों को गिनाऊंगा तो कई दिन निकल जाएंगे। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस ने देश की रक्षा करने वाले, देश के लिए शहीद होने वाले फौजियों तक धोखा किया। 40 साल तक कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। हमने लागू किया और लागू किया तो फौजी परिवारों को करीब करीब
1.25 लाख रुपए दिए। जिस काम के लिए 1.25 लाख रुपए लगने वाले थे, ये 500 करोड़ दिखा करके कहते थे कि ओआरओपी दे दिया। क्या ये धोखा है कि नहीं है? मोदी के लिए फौज की प्राथमिकता सबसे बड़ी है, फौज का सम्मान सबसे बड़ा है, और कांग्रेस से हम इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने पलवल की रैली में बोलते हुए कहा कि गरीबों के हक लूटने वाले कभी गरीबी हटाने का नारा देते थे। कांग्रेस ने देश के तमाम बड़े मुद्दों को उलझाए रखा, ये उलझाने में एक्सपर्ट हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने दिया, जम्मू कश्मीर में संविधान को पूरी तरीके से लागू नहीं होने दिया, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की समस्या में फंसाए रखा। कांग्रेस ने देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने परिवार को स्थापित करने में पूरी शक्ति लगा डाली। कांग्रेस ने देश के लिए जरूरी हर विषय को उलझाए रखा, वो उलझाने में एक्सपर्ट रहे हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने दिया, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया, उसने हमारी बहनों को संसद और विधानसभा में आरक्षण से वंचित रखा, उसने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की समस्या में उलझाए रखा। यानी कांग्रेस ने देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने बेटे बेटी, अपना परिवार, उसको स्थापित करने में ही पूरी की पूरी शक्ति लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पलवल की रैली में बोलते हुए ये भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर जो कलह मची है, हरियाणा की जनता इसे देख रही है। कांग्रेस से सबसे ज्यादा नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है कि बापू बेटे की राजनीति को चमकाने के लिए दलित मोहरा नहीं बनेंगे। यहां हरियाणा में कांग्रेस के भीतर जो कलह मची है, हरियाणा के लोग इसे भी देख रहे हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है, बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। पीएम मोदी ने पलवल की रैली में बोलते हुए ये भी कहा कि आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, वहां बहुत भारी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं से कहूंगा कि वो अपना वोट जरूर डालें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की आज की रैली में नायब सिंह सैनी समेत 22 विधानसभाओं के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। पीएम के मंच पर जितने प्रत्याशी रहे, जरा उनका नाम भी आपको फटाफट बता दें। फरीदाबाद के 6, पलवल के 3, नूह के 3, रेवाड़ी के 3, गुरुग्राम के 4 और महेंद्रगढ़ के 3 प्रत्याशी मौजूद रहे। सीटों के उम्मीदवार जो मौजूद रहे हैं, स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी वहां पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वहां पर कहा कि हरियाणा में तो चुनाव अभियान चल रहा है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, वहां बहुत भारी संख्या में लोग लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं से कहूंगा कि वो अपना वोट जरूर डालें। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां की हैं। हरियाणा में 3 रैली अब तक पीएम कर चुके हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी की आज अंतिम रैली थी और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को कुरुक्षेत्र में थे। 25 सितंबर को उनकी मौजूदगी सोनीपत के गुहाना में थी। तो ये हरियाणा चुनाव के बीच आज कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन रहा। उनके साथ साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी विजय संकल्प यात्रा का हिस्सा बनी।
दोनों नेता बहादुरगढ़, सोनीपत और जींद में जनसभा करते नजर आए। राहुल की यात्रा झज्जर के बहादुरगढ़ के पकोड़ा चौक से शुरू हुई। बहादुरगढ़ के बाद सोनीपत के 5 इलाकों को कवर करते हुए मोहाना की सब्जी मंडी के पास से खत्म हुई। आपको बताते राहुल गांधी अपने इस दौरे से बहादुरगढ़ में शहर और लाइन पार क्षेत्र के गांव में मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। शहर में कांग्रेस का प्रदर्शन पहले हुए चुनाव में काफी कम रहा है और लाइन पार के गांव में कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त भी रही है। हमारी सरकार आएगी, लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। 2000 रुपए हर महीना, पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। जो आपको धान का पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार आने ही हम आपको वो पैसा देंगे। दूसरी बात, ये जो सरकार बनेगी ये सबकी बनेगी। आपको रोजगार मिलेगा, सरकारी 2 लाख रोजगार मिलेंगे तो 36 बरादरियों को मिलेंगे। ये 36 बरादरी की सरकार होगी, ये याद रख लीजिए। मगर इस बार कांग्रेस से बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजेश जू ने पार्टी के वोट बैंक पे अच्छी खासी सेंध लगा रखी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहादुरगढ़ सीट काफी फंसी हुई है। इसी वजह से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग गांव और शहर में 3 बार दौरे लगा करके कई जनसभाएं कर चुके हैं। वहीं राहुल अपनी संकल्प यात्रा के दौरान हरियाणा में कांग्रेस जहां पर कमजोर है वहीं पर फोकस करते हुए नजर आए। कमजोर क्षेत्र पर पूरा फोकस राहुल गांधी का है, जैसे कि करनाल, पानीपत और सफीदो विधानसभा सीट। कुल 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के यहां पर पास है। हिसार की तो 7 में से 4 सीटें बीजेपी और 3 जेजेपी के पास थी। जेजेपी के विधायक बाद में बीजेपी में हालांकि चले गए। ऐसे में कुल 17 सीटों में से 4 कांग्रेस के पास है। नीलो खेड़ी के निर्दलीय विधायक अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राहुल का असंध और बरवाला की रैली में इन क्षेत्रों पर जोर था और हिसार से पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस पहुंच गए। कांग्रेस में आने से पार्टी को हिसार और जींद में फायदा मिलने की उम्मीद है। पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी की पदयात्रा आखिरी ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी जैसी साबित होगी। इसके बूते पर पार्टी 60 सीटों के नजदीक पहुंच सकती है। राहुल गांधी के 3 सितंबर के कार्यक्रम अभी सामने आए नहीं है। हालांकि चर्चा है कि राहुल गांधी पदयात्रा के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में रोड शो कर सकते हैं। हरियाणा के जींद के उचाना विधानसभा क्षेत्र में सोमवार रात दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर के रोड शो पर हमला हुआ। दोनों नेताओं का कहना है कि युवकों ने हो हल्ला करते हुए पत्थर फेंका और धूल उड़ाई। काफिले में शामिल चंद्रशेखर की कार का जो पिछला शीशा है वो टूट गया। सूचना मिलने पर उचाना एसएचओ पवन कुमार भी मौके पर पहुंचे। उनके दुष्यंत के साथ उनकी बहस हुई। उचाना में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला प्रत्याशी हैं और चंद्रशेखर उनके समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। देर शाम को इनका जो काफिला है वो उचाना कला गांव के पास पहुंचा। दुष्यंत और चंद्रशेखर रथ पर आगे चल रहे थे। इनकी कार पीछे काफिले में थी। इसी दौरान ये पूरी घटना घटी, जिसको लेकर के शिकायत एसएचओ से दोनों ने किया। इतना तो प्रिविलेज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, भाई उनका प्रोटोकॉल प्रमुख सचिव के बराबर तो है। तो मेरी सभा में तुम्हें से एक आदमी भी बाहर नहीं घूम रहा, क्या कर रहे थे? तो अगर कोई नुकसान पहुंचा दे, कोई हमला कर दे, चुनावी समय चल रहा है, विरोधी तमाम तरह के प्रयास करें, कौन हमला करेगा? मैंने कप्तान से बात करा, मैं नहीं छोड़ूंगा, प्राइवेट कमेटी में लेके चलूंगा सब लोग और एफआईआर कराऊंगा। आप लोग तमाशा दिखा दो, ये लोग तो दलित समाज के आदमी तो मजाक कर रहे। सेक्शन 4 में आप क्या बेवकूफ नहीं? मैं वकील हूँ, आपने पर मेरे कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी, फिर क्यों लापरवाही हुई है? किसने की जानबूझ कर? अब इस पूरी घटना के बाद रोड शो को मौके पर ही रोक दिया गया और दुष्यंत के साथ चंद्रशेखर भी रथ से उतर करके कार्यकर्ताओं के बीच आ गए। कुछ ही देर में पूरे क्षेत्र में सूचना फैल गई कि दुष्यंत के काफिले पर हमला हुआ है। कार्यकर्ता भी जुटने लग गए। आपको वार्निंग नहीं दे रहा, आपको 1 घंटा दे रहा हूँ। अगर घंटे में इसकी गाड़ी जिनने तोड़ी उस पर कार्रवाई नहीं करो, अरे एफआईआर नहीं, जिसने तोड़ी है उनको क्यों नहीं पकड़ोगे? तुम यहाँ तमाशे करा रहे हो चुनाव में? जानते हो लड़ाई हो? ये तेरे बेटे की गाड़ी आई ना तो इनको लगा कि चलो कोई तमाशा करवा लेते हैं।
पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूं। अगर आप 1 घंटे के अंदर चंद्रशेखर की गाड़ी पर हमला करने वालों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसी बीच उचाना थाना एसएचओ ने कहा कि हम केस दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एफआईआर नहीं, आप हमलावरों को गिरफ्तार करें। अपने चुनाव के बीच में क्या तमाशा बनाकर रखा है। जींद पार्टी कार्यालय में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमला हुआ और उस समय भी मौजूदा एसपी जिले में तैनात थे और मौजूदा एसएचओ उचाना में तैनात थे। इसलिए विधानसभा के मुताबिक अन्य आईपीएस अधिकारियों से मॉनिटरिंग करवाई जानी चाहिए। आज हम चुनाव आयोग को कल रात की घटना के बारे में पत्र लिखेंगे, उनकी तरफ से कहा गया। लोग थे जिनने प्रयास किया कि वहां पर माहौल खराब, और मैं कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करूंगा कि उनने हमारे उस मूल मंत्र पर कि सिर से ठंडा मुंह से मीठा पांव की रफ्तार पार्टी का प्रचार चले, इसको देखते हुए वहां संयम भी रखा। और जब उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ी तो उनने कुछ काफिले में जो गाड़ियां चंद्रशेखर के मेरे साथ उनको नुकसान भी पहुंचा, उसको पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। हम इलेक्शन कमीशन को जरूर आज लिखकर भेजेंगे कि सेम एसएचओ है, सेम एसपी है, दूसरी ऐसी घटना 2 चुनाव पे है, यहाँ पर स्पेशल मॉनिटरिंग टीम बिठाई जाए जो आने वाले भविष्य में चुनाव में कोई ऐसी वारदात ना हो। आपको बता दें, सांसद चंद्रशेखर आजाद को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमले की सारी वीडियो फुटेज उनके पास मौजूद है। जेजेपी नेता दुष्यंत ने कार्यकर्ताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की। आपको दुष्यंत की पार्टी जेजेपी का सियासी सफर भी जरा जल्दी से बता देते हैं क्या कुछ रहा है। 2018 में आईएनएलडी से अलग होकर के जेजेपी बनी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसका गठन किया। छोटे भाई दिग्विजय के नाम पर रजिस्टर्ड है ये पार्टी। जेजेपी 2019 के चुनाव में 90 में से 10 सीटें जीती। जेजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बीजेपी से गठबंधन उनका टूटा। 2019 में आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी लड़ चुकी है लोकसभा का चुनाव। अब आपको यहाँ बता दें कि जेजेपी और आजाद समाज पार्टी मिलकर के हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। चुनाव में जेजेपी ने 70 सीट पर और आजाद समाज पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने चाणक्य अमित शाह को दी है और इसको लेकर शाह पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और 1 महीने में महाराष्ट्र का तीसरा दौरा करने पहुंचे। अमित शाह का ये जो दौरा है वो चुनावी मायने से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह जब आते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने और उन्हें जीत का मूल मंत्र बताकर जाते हैं। आज एक बार फिर से अमित शाह मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए दादर बीजेपी सभागृह में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अमित शाह का आज मुंबई दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने दादर के सभागृह हाल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ना है। दरअसल जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने पुणे में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और भारतीय जनता पार्टी को एक मंत्र दिया था, उसी मंत्र को आज अमित शाह मुंबई में दोहराए हैं। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे चुनाव लड़ना है। इसके बाद अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने पुणे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीट शेयरिंग को लेकर आपसी तालमेल बैठाने और सीट शेयरिंग फार्मूला तय करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। देखिए, अमित शाह ने मुंबई की कार्यकर्ता संवाद में कहा कि 60 साल के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र का चुनाव देश की दिशा और दशा दोनों तय करने वाली है। अमित शाह ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव महायुति जीतेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 बार असफलता मिली है और इस बार उनका कद बढ़ा है और इसकी खुशी मना रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी है। जिसकी सरकार बनती है वही विजयी होता है। अपनी तीसरी बार सरकार बनी। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी, ये निश्चित है। महाराष्ट्र में महायुति को चुनाव जीतने से रोकने की किसी में हिम्मत नहीं। बीजेपी राज करने के लिए सत्ता में नहीं, बल्कि विचारधारा पर काम करने के लिए सत्ता में है। राम मंदिर और धारा 370 हटाने के लिए बीजेपी सत्ता में आई। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद समान नागरिक कानून लागू करेंगे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। बीजेपी की सरकार आने के बाद 10 साल में आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म किया गया। मोदी जी के कारण पूरे विश्व में भारतीयों का सम्मान और गौरव बढ़ा है।
अगर अमित शाह जी जैसे एक बड़े नेता, जो देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं, वो अगर मुंबई और महाराष्ट्र बार बार आ रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं, फिर आने वाले हैं 5 अक्टूबर को, तो ये डर महाविकास आघाड़ी को अच्छा लगा। हम इस डर से डरते नहीं हैं और मजबूत होते हैं।